राम किशन जी 2-3 दिनों से बीमार चल रहे थे, तो उनकी पत्नी मनोरमा जी ने अपने तीनों बेटों को खबर कर दी। तो बड़ा बेटा सुनील और उसकी पत्नी सुमन तो तुरंत फ्लाइट पकड़कर अपने बच्चों के साथ आ गए और अपने बाबूजी की सेवा में लग गए। लेकिन मंजले और छोटे बेटे ने कहा, माँ, अभी तो भैया आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे? हम लोग 1-2 दिन में छुट्टी लेकर पहुंच जाएंगे। बड़ी बहू सुमन बहुत ही शांत और हंसमुख स्वभाव की थी, किंतु उसी को हमेशा सास और ननद के ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि वो बिना दहेज के इस घर में आई थी। जबकि मंजली और छोटी बहू हमेशा ठाठ से रहती थी, क्योंकि भारी दहेज जो लाई थी, इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। सुमन वैसे तो नौकरी करती थी, लेकिन मौके पर जैसे ही कोई काम पड़ता तो उसे ही बुलाया जाता, क्योंकि मनोरमा जी ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि वो मन लगाकर सेवा करेगी और कभी अपने सास ससुर को पलटकर जवाब नहीं देगी, क्योंकि सुनील ने उसे पहले दिन ही कह दिया था कि सुमन, अगर कोई शिकायत हो तो मुझसे कह देना, लेकिन माँ, पिताजी या परिवार में किसी को भी उल्टा जवाब देकर किसी का दिल मत दुखाना। इसलिए सुमन कभी भी ये शिकायत नहीं करती थी कि घर में और भी 2 बहुएं हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाते, बल्कि जैसे तैसे दफ्तर से छुट्टी लेकर खुद ही पहुंच जाती। पिछले 8 वर्षों से यही सिलसिला चल रहा था। इसी कारण अब मनोरमा जी का मन उसकी तरफ से साफ हो गया था और इसीलिए अब वो अपने हर सुख दुख में अपनी बड़ी बहू सुमन को ही बुलाती थी। लेकिन जब कभी परिवार इकट्ठा होता तो विशेषकर बेटियां आ जाती तो वही मनोरमा जी पुरानी खूंखार सास बन जाती। अभी भी उसने अपने बड़े बेटे बहू को ही पहले बुलाया। उसे पता था कि वो अपने पिता की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। राम किशन जी अस्पताल में भर्ती थे। रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर ने आकर बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही तो मनोरमा जी की दुनिया ही छिन गई। सुनील फोन करके दोस्तों व रिश्तेदारों को खबर दे रहा था। वहीं सुमन अपनी सास के पास बैठी उन्हें सांत्वना दे रही थी। दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल से आ गई थीं। मंजले और छोटे बेटे बहू भी आ गए थे। कहने को तो राम किशन जी अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर गए थे, लेकिन मनोरमा जी अपने आप को नितांत अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। अभी रिश्तों की असलियत और समाज की सच्चाई से उनका सामना होना बाकी था। पंडित जी आ चुके थे। अंतिम यात्रा की सारी तैयारियां पूर्ण हो गई थी। बड़ी बहू के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं छोटी बहू जो 2 महीने पेट से थी, उसकी आंख में एक आंसू भी नहीं था। वो तो बस ये इंतजार कर रही थी कि कब ये सब रस्में खत्म हों और कब वो अपने मायके जाए। खैर, सारी रस्में होने के बाद सुमन अंदर जाकर अलमारी से एक साड़ी निकालकर अपनी सास को देने ही वाली थी कि तभी उनकी बड़ी ननद आ गई और बोली, भाभी, ये सब क्या है? ये तो कत्थई रंग है, कोई सफ़ेद या हल्के रंग की साड़ी दो। लोग क्या कहेंगे? पापा को गए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है और मम्मी रंग बिरंगे कपड़े पहन रही है। ये सुनकर सुमन को गुस्सा तो बहुत आया। मन किया कि अभी कह दे कि यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है जो सफ़ेद साड़ी पहनकर रोने की पूर्ण तैयारी करे, पर कुछ बोली नहीं। एक हल्के रंग की साड़ी सास को पहना दी। तभी छोटी ननद उसके पास आई और बोली, भाभी, अपने सलवार सूट दे दो, मैं कपड़े नहीं लाई, नहाकर घर जाना है। तो वो धीरे से बोली, लेकिन अभी क्यों? अरे भाभी, अभी आप सब लोग तो हो न यहाँ, मैं अभी तीसरे दिन आ जाऊंगी। वैसे भी अभी यहाँ मेरा कोई काम तो है नहीं। इतने में बड़ी ननद आकर बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। अब मेरा भी यहाँ क्या काम है, मैं भी वहाँ चलकर आराम कर लूँगी। दोनों नंदों की बातें सुनकर सुमन हैरान हो गई कि अभी पिता को गुजरे हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है और दोनों बेटियां कैसी बातें कर रही हैं। दोपहर तक दोनों बेटियां भी चली गईं। शाम होते होते छोटी बहू की माँ ने सुमन की सास
यानी कि मनोरमा जी को बताया कि मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ। यहाँ गर्मी के माहौल में बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। ब्रह्मभोज के दिन इसे लेकर आ जाऊंगी। बेचारी मनोरमा जी क्या कहती, उन्हें तो अपना ही होश नहीं था। रोज जो मृतक के लिए पिंड देने को भोजन बनाना था, वो रिवाज के अनुसार चूल्हे पर बनाना था। सुमन ने अपनी जिंदगी में कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था, लेकिन आजकल रोज चूल्हे पर जैसे तैसे खाना बना रही थी, क्योंकि रिवाज जो था, दोनों पति पत्नी तन मन धन से सारे रस्म रिवाज कर रहे थे। मनोरमा जी सब देख रही थी कि सुनील और सुमन कितने जतन से सब काम कर रहे हैं। उन दोनों पर तो जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। अपनी सास के पास बैठकर उन्हें सांत्वना देने या उनके आंसू पोंछने का समय तो सुमन के पास था ही नहीं। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए। मनोरमा जी नहाकर बैठी हुई थी। सुमन कमरे में किसी काम से आई तो ठिठक कर उसके पांव वहीं रुक गए। अपनी सास को इस रूप में देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा, क्योंकि मनोरमा जी को उसने बिना श्रृंगार के कभी नहीं देखा था। वो हमेशा चटक रंगों की साड़ी पहनती थी, लेकिन आज उनकी हालत देखकर ही सुमन की आंखें भर आई। वो झट से कमरे में गई और तेल की शीशी लाकर अपनी सास के बालों में तेल डालकर उनकी चोटी करने लगी। नानी सास पलंग पर बैठी बैठी सब देख रही थी, पर कुछ बोली नहीं। लेकिन ये क्या, बड़ी ननद आते ही उस पर बरस पड़ी। भाभी, मम्मी की चोटी क्यों करती? 13 दिनों तक बालों में कंघी नहीं करते हैं और ना ही पलंग पर सोते हैं, ये रिवाज होता है। तो सुमन ने जवाब दिया, दीदी अब तो 10 दिन हो गए हैं, मम्मी के बाल उलझ गए थे, इसीलिए मैंने कंघी कर दी। तभी नानी सास बीच में ही बोली, कोई बात नहीं बेटा, आजकल कोई नहीं मानता ये सब। तो ननद बोली, लोग क्या कहेंगे नानी, मम्मी को कम से कम 1.25 महीने तक तो समाज के नियम कायदे मानने ही चाहिए थे। भाभी को तो अकल नहीं है, लेकिन मम्मी तुमने भी क्यों नहीं बताया, ये सब नहीं किया जाता। पढ़ी लिखी ननद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमन दंग रह गई और गुस्से में चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। खैर, अब 13वीं के दिन यानी ब्रह्मभोज के दिन सभी रिश्तेदार सगे संबंधी आए हुए थे। सुमन शांत भाव से चुपचाप काम में लगी हुई थी और मनोरमा जी जड़वंत बैठी अपनी बेटी व बहुओं को देख रही थी। अंत में पगड़ी की रस्म हुई तो राम किशन जी की पगड़ी सुनील के सर पर बांध दी गई। आज अचानक उसे पिता की जिम्मेदारियों का एहसास हो चला था और आंखों से आंसू की धारा बह निकली। शाम को लगभग सभी रिश्तेदार खा पीकर घर लौट गए। सबके जाने के बाद मनोरमा जी विचारों में खोई हुई थी। अंदर ही अंदर घुट रही थी। सोच रही थी कि छोटी बहू को आए हुए तो अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन मेरी अपनी बेटियां, उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं है। मैंने तो कभी बेटा बेटी में फ़र्क नहीं किया, सबको पढ़ाया लिखाया, इतना दान दहेज देकर बेटियों की शादी की, सबकी डिलीवरी में सेवा की। छोटी बेटी की जुड़वां बेटियां हुई तो कैसे संभालेगी दोनों को एक साथ, यही सोचकर 3 साल तक यही घर पर रखकर सेवा की। हर मुसीबत में रुपए पैसे से दोनों दामादों की हमेशा मदद की। आखिर कहाँ कमी रह गई जो आज उनके जाते ही मेरी बेटियों ने मुझे पराया कर दिया। माँ के प्रति इतनी संवेदनहीनता बड़ी बेटी को उन्होंने खुद मंजली बहू से कहते हुए सुना था कि भाभी, मम्मी के कपड़े साड़ी 1.25 महीने तक तुम लोग मत धोना, अब शगुन होता है। एक तो पति के जाने का दुख, उस पर बेटियों का बदला व्यवहार मनोरमा जी को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। सोच सोच कर ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। आज वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि आज उनकी माँ और बहन भी बड़ी बहू को सास का ध्यान रखने का बोलकर चली गई थी। शाम को सुमन कमरे की सफाई कर ही रही थी, तभी ननद ने आकर माँ की अलमारी खोली और सारी नई नई साड़ियाँ निकाल ली। सुमन ने पूछा, क्या कर रही हो दीदी? कुछ नहीं भाभी, मम्मी क्या करेगी,
अब नई साड़ियों का, और वैसे भी साल भर तो अब मम्मी को कहीं जाना भी नहीं है। लेकिन दीदी, ये वाली साड़ी तो पिछले महीने ही मम्मी जी ने अपनी पसंद से मेरे साथ जाकर कितने चाव से खरीदी थी। इसे तो रहने दीजिए, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद पहन लेंगी। भाभी, तुम्हें कुछ अक्ल भी है या नहीं? माँ अभी नई साड़ी कभी नहीं पहन सकती हैं, लोग क्या कहेंगे। सुमन कुछ कहती उससे पहले ही सुमन की मंजली देवरानी आकर बोली, दीदी, कल मम्मी कितनी तेज आवाज में भैया को बुला रही थी, आप उनको समझाओगी कि थोड़ा धीरे बोला करें, अच्छा नहीं लगता, लोग बातें बनाएंगे। हाँ, मैं समझाऊंगी माँ को कि ये सब अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे कि पत्नी को उनकी मौत का कोई दुख नहीं है। इधर सुमन शुरू से ही ये सब नाटक देख रही थी। आज उसके सब्र का बांध टूट गया था। उसने कहा, दीदी, भगवान ना करे कि पापा जी की जगह मम्मी जी को कुछ हो जाता तो क्या वो भी यही नियम कायदे अपनाते? सुमन, तुम पगला गई हो क्या? समाज आदमियों को ये सब करने को नहीं कहता। दीदी, मम्मी के कपड़े छूने से छूत लगती है तो उनकी नई साड़ियों में छूत नहीं लगेगी क्या? ससुर जी, आप सबके भी तो पिता थे, तो फिर ये सब नियम कानून माँ जी पर ही क्यों लागू हैं? दीदी, पापा जी की उम्र 75 वर्ष थी। वो अपने सारे फर्ज निभाकर अपना जीवन अपने मुताबिक जीकर गए हैं। अरे हम तो बहुएं हैं, लेकिन आप तो बेटी होकर भी मम्मी जी के दुख दर्द में उन्हें सांत्वना देने की बजाय क्या करो क्या ना करो की सलाह दे रही हैं। आपको अपनी माँ से ज़्यादा दुनिया और रीति रिवाज की पड़ी है। आप कब से लोग क्या कहेंगे सोच रही हैं? अरे लोग तो बाद में कहेंगे, आप तो अभी ही अपनी बातों से मम्मी जी का कलेजा छलनी कर रही हैं। दीदी, मैं आपसे कह देती हूँ, भगवान के लिए आप ऐसी कोई भी फिजूल बात मम्मी जी से मत कहिएगा, वरना वो एकदम से टूट जाएंगी। ये मत भूलिएगी, ससुर जी दुनिया से गए हैं, सासू माँ अभी जिंदा हैं। भगवान के लिए उन्हें चैन से जीने दीजिए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। कहते कहते सुमन का गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। इधर किसी काम से आई मनोरमा जी के पांव दरवाजे पर ही ठहर गई। उन्होंने उनका सारा वार्तालाप सुन लिया था, शायद इसीलिए उनका सिर चकरा गया और वहीं लड़खड़ाते हुए दरवाजे के सहारे बैठ गई। यह देख सुमन घबराकर जल्दी से उन्हें बेड पर लेटाया और तुरंत टेबलेट देकर सुला दिया। थोड़ी देर बाद जब मनोरमा जी की आंखें खुली तो सुमन चुपचाप उनके पैरों के पास बैठी थी। मनोरमा जी ने धीरे से पुकारा, सुमन, तो वो झट से उनके सर के पास आकर बैठ गई और सर पर हाथ फेरकर पूछा, अब कैसी तबीयत है मम्मी जी? तो मनोरमा जी फीकी मुस्कान के साथ बोली, अब तबीयत भी ठीक है बहू, और दिमाग भी। सुमन ने कहा, मैं आपके लिए कड़क चाय बनाकर लाती हूँ, पीकर थोड़ी राहत महसूस होगी आपको। तब तक उनकी दोनों बेटी भी आ गईं और बोली, माँ, अब कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ बेटी। माँ, मेरी फ़्लाइट की टिकट है, लेकिन अगर आप कहो तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं बेटा, अब तो ये जीवन भर का रोना है, ये दुख मुझे अकेले ही भोगना है। तुम जाओ, अपना घर संभालो, वरना लोग क्या कहेंगे कि मनोरमा जी ने बहू के होते हुए भी सेवा टहल करने के लिए बेटी को जबरदस्ती रोक रखा है। वो बोल ही रही थी, तभी सुमन चाय लेकर आ गई। सबको चाय देकर वो भी वहीं बैठ गई तो मनोरमा जी ने कहा, बेटा, तुम अपने ऑफिस से कुछ दिन और छुट्टी लेकर मेरे पास रुक सकोगी क्या? क्योंकि तुम्हारे रहने से मुझे हिम्मत रहेगी। क्यों नहीं मम्मी जी, मैंने पहले ही छुट्टी बढ़वा ली है। ये सुनते ही उनकी छोटी बेटी मुंह पिचकाकर दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन बेटियां भी चली गईं और दोनों बहुएं भी। सबके जाने के बाद सुमन अपनी सास के पास जाकर बैठ गई तो मनोरमा जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, धन्यवाद बहू, जो तुम रुक गई। मेरी तो आस ही टूट गई थी। तुम्हारे रुकने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? ये तो मेरा फर्ज है, इसमें धन्यवाद कैसा? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती हैं?
मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? तो मनोरमा जी ने कहा, तुम मेरी बेटी नहीं हो बहू, और अच्छा हुआ तुम मेरी बेटी नहीं हो। जो दुख मेरी बेटियां नहीं समझ पाई वो तूने समझा। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तुझे कितने ताने दिए, लेकिन ये तेरे संस्कार ही हैं जो तुम आज भी अपनी सास की इतनी परवाह करती हो। बहुत भाग्यशाली हैं तेरे माता पिता जो तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। कहते कहते मनोरमा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो सुमन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, नहीं माँ जी, मैं आपकी भी तो बेटी हूँ, फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप अपने आप को अकेला मत समझिए, अब से आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। कहते हुए सुमन ने अपनी सास को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।